तक मैं हूँ तब तक ये बैच चलेगा। पूरा सिलेबस A to Z खत्म कराऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ये मेरे वर्ड है, ये जुबान है मेरी आप लोगों से। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोगों ने बैंकिंग चैप्टर का पार्ट 1 देख लिया होगा और अच्छे से आपने क्रेडिट क्रिएशन या मनी क्रिएशन बाई कमर्शियल बैंक वाला टॉपिक अच्छे से पढ़ लिया होगा। स्टार्ट करते हैं आज पार्ट नंबर 2 बैंकिंग चैप्टर का और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में पूरी डिटेल लेते हैं, साथ में क्लास उसके सारे फंक्शन। पार्ट नंबर 2 सेंट्रल बैंक। आप सबको मैंने पहले ही बता रखा है कि बैंक्स की अगर हम बात करें तो ब्रॉडली हम लोग 2 टाइप के बैंक के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहला है कमर्शियल बैंक, उसके हम लोगों ने क्लास कोई भी फीचर फंक्शन नहीं पढ़ना है, बस आपने एक ही फंक्शन पढ़ना है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है किसी भी कमर्शियल बैंक के लिए, दैट इज क्रेडिट क्रिएशन या मनी क्रिएशन बाई कमर्शियल बैंक। आज हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रल बैंक के बारे में। आपको पता है कि हर कंट्री में एक सेंट्रल बैंक होता है जो पूरी की पूरी इकोनॉमी में जो फाइनेंशियल सिस्टम है पूरी की पूरी इकोनॉमी का उसको रेगुलेटर होता है, उसको देखता है। आपने सारे के सारे नोट में तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देखा ही होगा लिखा हुआ, साथ में आपने ये भी देखा होगा कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ना वो सारे के सारे कमर्शियल बैंक के ऊपर कंट्रोल रखती है। कुछ गलत तो नहीं कर रही कमर्शियल बैंक, कहीं ना कहीं जनता को फ्रॉड तो नहीं कर रही किसी चीज़ से, रूल रेगुलेशन को फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही। देखो यार सीधी सी बात है, आज अगर मैं किसी बैंक में पैसा जमा कर रहा हूँ तो मुझे भरोसा कैसा है कि अपनी मेहनत की कमाई अगर मैं किसी बैंक में जाके रख दे रहा हूँ हर महीने, तो कहीं ना कहीं क्लास मुझे उस बैंक पे भरोसा है। और वो भरोसा किसकी वजह से है क्लास? सरकार की वजह से, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वजह से, क्योंकि क्लास गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडी है ये, ठीक है। तो इट इज़ एन एपेक्स बैंक। ये एपेक्स बैंक है, एपेक्स मतलब कंट्रोल है। जैसे हमारा ब्रेन होता है ना, हमारी पूरी की पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। हम चाहे ना चाहे हमारा ब्रेन हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है। आपने देखा होगा कई बार आप गर्म ग्लास पकड़ते हो अचानक से आप नहीं छोड़ना चाहते, बट आपका ब्रेन कहता है भैया जल जाएगा, हाथ छोड़ दे। यानी कि ब्रेन पूरी बॉडी को, पूरी बॉडी मूवमेंट को, हमारी थिंकिंग को, हर चीज़ को कंट्रोल करता है। उसी तरीके से क्लास जो सेंट्रल बैंक है हमारी कंट्री का, जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एक एपेक्स बैंक है जो पूरी की पूरी बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है। ये ऐसी इकलौती एजेंसी है जो नोट इशू करता है, नोट प्रिंटिंग, ठीक है। नोट प्रिंटिंग का काम किसका है क्लास? आरबीआई का। हर कंट्री में अपना अपना क्लास सेंट्रल बैंक है। इंडिया में है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंग्लैंड में है बैंक ऑफ इंग्लैंड, अमेरिका में फेडरल रिजर्व सिस्टम है। और आरबीआई स्टैब्लिश हुआ था क्लास 1935 अप्रैल में, और जो एक्ट पास हुआ था वो 1934। तो आरबीआई का एक्ट कौन सा है? 1934, है ना। और आरबीआई स्टैब्लिश कब हुआ? 1 अप्रैल 1935। इस चीज़ को जरूर लिख लेना क्लास, अच्छे से ध्यान रखना, कभी भी क्लास आपको आगे काम आ सकता है, इवन सीयूईटी में भी। और हर कंट्री का अपना अपना क्लास रिजर्व बैंक, सॉरी, हर कंट्री का अपना अपना सेंट्रल बैंक है। हमारी कंट्री का जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम है आरबीआई। तो मैं आगे हर जगह क्लास आरबीआई यूज़ करूंगा, यानी कि सेंट्रल बैंक। बाकी जो 1 रुपए का सिक्का है, जो कॉइन है, उसको कौन इशू करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ध्यान रखना, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्लास 1 रुपये कॉइन जो है, ये जो कॉइन है उसको इशू कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, 1 रुपये कॉइन को, ठीक है। और बाकी जो नोट इशू करने की एजेंसी है वो कौन है क्लास? वो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब आरबीआई के बहुत सारे फंक्शंस हैं और आज की इस सेशन में क्लास हम एक एक करके सारे के सारे फंक्शंस को अच्छे से देखेंगे। सबसे पहला फंक्शन है नोट इशूइंग अथॉरिटी, फिर बैंकर्स टू गवर्नमेंट, फिर बैंकर बैंक या सुपरवाइजरी बैंक, लेंडर्स टू लास्ट रिजॉर्ट, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, क्लियरिंग हाउस फंक्शन, और लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है क्रेडिट कंट्रोल बाय सेंट्रल बैंक, राइट। तो एक करके सारे के सारे फंक्शन को स्टडी करते हैं। सबसे पहला है नोट इशूइंग अथॉरिटी। करेंसी इशू करने का जो काम है वो किसका है क्लास? आरबीआई का। इसीलिए क्लास पहले आरबीआई को बैंक ऑफ इशू के नाम से भी जानते थे, ठीक है, बैंक ऑफ इशू। इशूइंग अथॉरिटी ऑफ करेंसी नोट्स, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हैज एक्सक्लूसिव, मतलब पूरा का पूरा अधिकार है नोट छापने का। 20th सेंचुरी में क्लास सेंट्रल बैंक को बैंक ऑफ इशू के नाम से जानते थे। सेंट्रल बैंक इकलौती एजेंसी है क्लास जो नोट प्रिंट करती है, वो लीगल टेंडर है, यानी कि क्लास कोई भी उसको लेने से मना नहीं कर सकता। आपको पता है क्लास सितंबर के बाद 2000 के नोट भी लीगल टेंडर नहीं रहेगा, यानी कि क्लास वो पैसा क्लास आप किसी को दोगे तो कोई लेगा नहीं, मना करेगा उसको। हाउएवर 1 रुपये कॉइन एंड नोट आर इशू बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। 1 रुपये का जो कॉइन है, नोट है, उसे कौन इशू करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये 1 मार्क में ऑप्शन वाले क्वेश्चन में, टिक मार्क में, एमसीक्यू में आ सकता है। अनदर फंक्शन, सेकेंड फंक्शन जो है वो है बैंकर्स टू गवर्नमेंट। हम लोगों को बैंकिंग फैसिलिटी देता है कमर्शियल बैंक,
लेकिन गवर्नमेंट को बैंकिंग फैसिलिटी कोई कमर्शियल बैंक नहीं देता है क्लास, वो देता है आरबीआई। जैसे हमारा बैंक कमर्शियल बैंक है, उसी तरीके से जो गवर्नमेंट का बैंक है वो सेंट्रल बैंक है, वो आरबीआई है। सेंट्रल बैंक इज अ बैंकर, सेंट्रल बैंक क्लास बैंकर भी है, एजेंट भी है, यानी कि सेंट्रल बैंक जो है वो एजेंट है किसका, सरकार का। तो अगर सेंट्रल बैंक कोई काम कर रही है तो वो सरकार के बिहाफ में कर रही है, यानी कि सरकार को अगर कुछ काम करवाना होगा फाइनेंस से रिलेटेड तो वो किससे करवाया क्लास, किसी कमर्शियल बैंक से नहीं, आरबीआई से। फाइनेंशियल एडवाइजर, सरकार को फाइनेंशियल एडवाइजर मतलब सरकार को सलाह भी देता है। सेंट्रल बैंक सरकार की मदद भी करता है डिफिकल्ट सिचुएशन में। अगर सरकार को पैसों की कमी है, जो लॉकडाउन में था, तो क्लास सेंट्रल बैंक ने अपनी तरफ से क्लास कई हजार करोड़ रुपए जो है क्लास दिए थे सरकार को। सीधी सीधी बात है क्लास, एडवाइजर भी है, सरकार की मदद भी करता है, सरकार के बिहाफ में ट्रांजेक्शन भी करता है, सरकार का फाइनेंशियल एजेंट भी है टू द गवर्नमेंट। एज अ बैंकर टू गवर्नमेंट इट मैनेज ऑल द अकाउंट्स, सरकार के सारे अकाउंट मैनेज करना, सरकार का एक एजेंट की तरह काम करता है, सरकार के बिहाफ में सिक्योरिटीज को बाय सेल करता है। आपको पता है क्लास, जो सेंट्रल बैंक है ना, वो गवर्नमेंट के शेयर सिक्योरिटीज को खरीदता और बेचता है। इट हेल्प द गवर्नमेंट इन फ्रेमिंग पॉलिसी, सरकार को देश के लिए पॉलिसी बनाने में मदद करता है। मनी मार्केट जो है उसको रेगुलेट करने में मदद करता है। एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर द सेंट्रल बैंक एडवाइज द गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑन इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल मॉनेटरी मैटर। जितने भी मॉनेटरी मैटर है, फाइनेंशियल मैटर है, इकोनॉमिक मुद्दे हैं, उनमें सेंट्रल बैंक आरबीआई की हेल्प करता है, आरबीआई सरकार की हेल्प करता है, उनको सलाह देता है। आरबीआई ऑल्सो ऑफर लोन टू द गवर्नमेंट अगेंस्ट सम सिक्योरिटी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सरकार को लोन भी देता है, कई बार इंटरेस्ट फ्री लोन, और कई बार रीपेमेंट भी नहीं करनी उतना पेमेंट क्लास आरबीआई करता है। इट जब सरकार का बजट घाटे में होता है तो क्लास ये नोट भी प्रिंट करके देता है सरकार को, दिस इज कॉल्ड डेफिसिट फाइनेंसिंग। यानी सरकार अगर घाटे में है तो क्लास आरबीआई नोट भी प्रिंट करके देगा सरकार को, उस डेफिसिट को झेलने के लिए, उस नुकसान से उभरने के लिए, इसको क्या बोलते हैं, डेफिसिट फाइनेंसिंग। तो सोचो सेंट्रल बैंक हमारी कंट्री में कितना इंपॉर्टेंट है। तो करेंसी इशूइंग अथॉरिटी पहला फंक्शन है, बैंकर्स टू गवर्नमेंट, सरकार को इतनी सारी फैसिलिटी देता है क्लास, कौन, हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक विच इज आरबीआई। थर्ड है बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजरी बैंक। अब इतना लंबा लिखा है क्लास, आप इसका आधा भी याद रखोगे ना तो भी चल जाएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में आप सारे फंक्शन लिखने को नहीं आते, कोई एक फंक्शन आपको आएगा 3 नंबर में, 4 नंबर में, आप इसे एक्सप्लेन करो। होपफुली एक 3 नंबर में क्वेश्चन आता है, वो कहते हैं कि भैया आप इस पॉइंट को एक्सप्लेन करो कि आरबीआई कैसे एक सुपरवाइजरी बैंक है, यानी सुपरवाइजरी बैंक या बैंकर्स बैंक वाला जो फंक्शन है, यू हैव टू एक्सप्लेन दैट फंक्शन ओनली। तो 3-4 नंबर के लिए इतना बड़ा आपको लिखना है। आप ऑब्वियसली 2-3 लाइन आप भूल जाओगे, तो आप इस नोट को एसपीसीसी ऐप पे जाके या हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। Banker bank and supervisory bank. The central bank is banker's bank and also play a supervisory role. As a banker bank, it has almost the same relation with other bank in country as a commercial bank has with its customer. हम आम जनता है, हमारा रिलेशन जो कमर्शियल बैंक के साथ है, कमर्शियल बैंकों का रिलेशन वही सेंट्रल बैंक के साथ है। यानी हमारा बैंक कमर्शियल बैंक का बैंक सेंट्रल बैंक, इवन गवर्नमेंट का बैंक सेंट्रल बैंक, राइट। तो जो फैसिलिटी एक इंडिविजुअल को, हम लोगों को बैंक देता है, वही फैसिलिटी बैंक को कौन देता है क्लास, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, राइट। इट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द कमर्शियल बैंक। आरबीआई जो है कमर्शियल बैंक से डिपॉजिट को लेता है और कमर्शियल बैंक को लोन देता है। द रेट एट विच कमर्शियल बैंक अलाउ टू पार्क देयर सरप्लस फंड विद आरबीआई इज कॉल्ड रिवर्स रेपो रेट। होता क्या है, कमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से उधार लेती है तो कुछ ना कुछ ब्याज देना पड़ेगा, कोई ना कोई रेट होगा जिस रेट पे कमर्शियल बैंक आरबीआई से उधार लेती है, उस रेट को हम लोग क्या बोलते हैं क्लास, रेपो रेट। यानी कमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक से उधार लेता है जिस रेट पे, जिस ब्याज दर पे, उस ब्याज दर को क्या बोलते हैं क्लास, रेपो रेट। आप इसे बैंक रेट भी कह सकते हो। फिलहाल के लिए समझो दोनों सेम चीज है, आगे जाके बताऊंगा डिफरेंस क्या है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, कमर्शियल बैंक के पास बहुत सारा पैसा आ गया और उन्होंने वो सरप्लस पैसा किसको दे दिया, आरबीआई को। तो वो जिस रेट पे आरबीआई के पास अपना सरप्लस पैसा छोड़ते हैं, रखते हैं, उसको बोलते हैं रिवर्स, उल्टा रिवर्स रेपो रेट। तो रेपो रेट क्या होता है, जिस रेट पे कमर्शियल बैंक आरबीआई से उधार लेती है। रिवर्स रेपो रेट जिस रेट पे कमर्शियल बैंक अपना सरप्लस का पैसा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि ज़्यादा पैसा आ गया बैंक के पास, तो बैंक उसको आरबीआई को देके कुछ ब्याज कमा लेती है, उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। तो जितने भी क्लास रिजर्व बैंक क्या करता है, बैंक को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है क्लास, और देखता है कोई गलत काम तो नहीं कर रही बैंक। भाई नाम से पता, बट सुपरविजन का मतलब क्या है, देखना, अभी कुछ गलत तो नहीं कर रहा है ना।
और बैंकर्स बैंक यानी कि बैंकिंग फैसिलिटी कमर्शियल बैंक को कौन देता है? आरबीआई। और सुपरवाइजर कौन है क्लास? वो भी आरबीआई। आरबीआई गिव लाइसेंस टू कमर्शियल बैंक। ध्यान रखना, अगर आपको कल को बैंक खोलना है तो लाइसेंस कौन देगा? आरबीआई। सेंट्रल बैंक इंश्योर दैट कमर्शियल बैंक मेंटेन, इवन आपको मैंने बताया क्लास कि कमर्शियल बैंक सीआरआर और एसएलआर मेंटेन करते हैं, है ना, और जरूरी है। तो आरबीआई ध्यान रखता है कि ये मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। नहीं कर रहे तो इंटरेस्ट भी लगेगा, पेनल्टी भी, और बहुत बड़ी पेनल्टी लगाता है आरबीआई, क्योंकि बैंक अमीर अमीर मतलब बड़ा पैसा का काम है। छोटी सी भी गलती करोगे ना, करोड़ों की फाइन पेनल्टी लगती है, ठीक है। तीसरा, लेंडर्स टू लास्ट रिजॉर्ट। अगर कमर्शियल बैंक को पैसों की दिक्कत है, पैसों की महामारी है, तो वो आखिरी रास्ता कहाँ जाएंगे? क्लास लेंडर्स टू लास्ट रिजॉर्ट है आरबीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक की क्लास डिफिकल्ट टाइम में, डिफिकल्ट सिचुएशन में क्या करता है? मदद करता है। एज वी नो कमर्शियल बैंक क्रिएट लाइबिलिटी यानी डिमांड डिपॉजिट। भाई सीधी सी बात है, आम जनता जो पैसा बैंक में जमा कर रहा है, बैंक के लिए तो वो लाइबिलिटी है ना, और वो मेनी टाइम मोर देन द कैश रिजर्व। कैश रिजर्व तो थोड़ा सा होता है भाई, मैंने आपसे कहा था कि लीगल रिजर्व रेशियो 18% है। तो अगर किसी ने 100 रुपये बैंक में जमा किए तो 18 रुपये ही बैंक अपने पास रखती है, और 5 रुपये मान लो सीआरआर, बाकी सब तो लोन दे देती है ना। तो कल को कोई पैसा डूब गया तो आखिरी इससे तो कवर होगा नहीं फिर, तो क्लास वो किससे हेल्प लेगी? क्लास आरबीआई से। यानी कि कमर्शियल बैंक अपने डिफिकल्ट सिचुएशन में हेल्प किससे लेती है? आरबीआई से। देयर में बी ओकेजन व्हेन बैंक सफर क्राइसिस ऑफ फाइनेंस, इन सच सिचुएशन सेंट्रल बैंक एक्ट एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। सेंट्रल बैंक हेल्प कमर्शियल बैंक इन क्रिटिकल सिचुएशन। कुल मिला के लेंडर्स टू लास्ट रिजॉर्ट का मतलब कि जब पैसों की दिक्कत होती है, महामारी होती है, फाइनेंशियल क्राइसिस होती है कमर्शियल बैंक को, तो कमर्शियल बैंक किसके पास जाता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। वो उसका लेंडर्स टू लास्ट रिजॉर्ट है, वो आखिरी रास्ता है बैंक के पास, जो क्लास बैंक हेल्प लेती है आरबीआई से। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। हर कंट्री में क्लास हर कंट्री अपने पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का भंडार, फॉरेन करेंसी का भंडार रखती है, जिसको हम लोग बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। क्योंकि हर कंट्री अलग अलग कंट्रियों से कुछ एक्सपोर्ट करती है, इंपोर्ट करती है, तो उनको चाहिए फॉरेन करेंसी। अगर इंडिया सऊदी से क्रूड ऑयल ले रहा है, या फिर क्लास यूरोप से रशिया से क्रूड ऑयल ले रहा है, तो भाई उनको बदले में देना पड़ेगा, उनकी करेंसी में उनको देना पड़ेगा क्लास, जो उनकी कंट्री करेंसी है। तो अपने पास भंडार होना चाहिए फॉरेन करेंसी का। वो भंडार कौन रखता है? आरबीआई। आरबीआई इज द कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। कंट्री में जो आरबीआई है वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को अपनी कस्टडी में रखता है। यानी कि नेशन का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसको आरबीआई रखता है। सेंट्रल बैंक नॉट ओनली मेंटेन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बट ऑल्सो एक्सरसाइज मैनेज फ्लोटिंग टू इंश्योर स्टेबिलिटी। अभी मैनेज फ्लोटिंग क्लास हम लोग पढ़ेंगे, जब मैं आपको फॉरेन एक्सचेंज रेट और बीओबी पढ़ाऊंगा ना, तब समझ आएगा। फिलहाल के लिए क्लास इसको उस चैप्टर में समझ लेंगे, क्योंकि ये तभी समझ आएगा जब वहाँ पढ़ेंगे। मैनेज फ्लोटिंग रेफर्स टू सेल एंड परचेज ऑफ, मैंने कुल मिला के ये है कि जो आरबीआई है ना, वो फॉरेन करेंसी का रिजर्व अपने पास रखता है, और मुसीबत के टाइम पे क्लास वो मैनेज फ्लोटिंग करता है, सेल परचेज करके वो इस बात को इंश्योर करता है आरबीआई कि एक्सचेंज रेट बहुत ज़्यादा ना हो। $1 80 का है ना, आरबीआई ये इंश्योर करता है 80 से कल को 90-100 ना हो जाए तुरंत ही, इतना ज़्यादा तेजी से ना बढ़े, उसको इंश्योर करता है आरबीआई। फिलहाल के लिए आप इतना ध्यान रखना। बाकी जब मैं पढ़ाऊंगा आपको फॉरेन एक्सचेंज रेट बीओपी, वहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू क्लास आपको बहुत बेहतरीन समझ आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। क्लियरिंग हाउस फंक्शन। एक बैंक का जो दूसरे बैंक के पास पैसा है उसको क्लियर करने का जिम्मा भी किसका है? क्लास आरबीआई का है। क्लियरिंग हाउस की तरह काम करता है। एक बैंक का दूसरे बैंक के पास जो चेक है, जो भी बैलेंस है, भाई मुझे पता है, मान लो मेरा अकाउंट एसबीआई में है, मैंने पीएनबी का चेक ले रखा है और अपने बैंक में जमा कर रहा हूँ, तो भाई एसबीआई पीएनबी के बिहाफ में मुझे पेमेंट कर रहा है, तो कल को पीएनबी लौटाएगा ना उसको। तो ये जो सेटलमेंट होता है ना क्लास चेक्स का, आपने कभी नोटिस किया है? मान लो कि आप मुझसे ट्यूशन पढ़ते हो, आपने मुझे चेक दिया आईसीआईसीआई का, मेरा एचडीएफसी में है, मैं उस चेक को दे रहा हूँ अपने एचडीएफसी बैंक को। एचडीएफसी बैंक क्या करेगा? आपके बिहाफ में मुझे पे कर रहा है, तो फिर बाद में पैसा वापस मिलना चाहिए ना। ये जो सेटलमेंट है ना, इस सेटलमेंट को कौन करता है? आरबीआई। क्लियरिंग हाउस फंक्शन। सेंट्रल बैंक एक्ट एज अ क्लियरिंग हाउस for transfer and settlement of mutual claim of commercial bank. Since central bank hold reserve for commercial bank, it transfer fund from one bank to another. क्लियरिंग ऑफ चेक्स। तो एक बैंक का दूसरे बैंक का जो भी कुछ सेटलमेंट है, वो सेटलमेंट कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसको बोलते हैं क्लियरिंग हाउस फंक्शन। नेक्स्ट है कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझना। अगर कंट्री में इन्फ्लेशन है, लोग डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं, सप्लाई कम है, प्राइस बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। 11 में पढ़ा भी होगा आपने। और कंट्री में डिफ्लेशन है, मंदी,
डिमांड कम सप्लाई, सामान बन रहा है कोई खरीद ही नहीं रहा, तो प्राइस कम, इसको बोलते हैं मंदी। अगर लोगों को लग रहा होगा सर ये अच्छी चीज़ है, हर चीज़ सस्ती मिलेगी, नहीं ये खराब चीज़ है, इससे खराब है डिफ्लेशन। डिफ्लेशन में लोग सामान नहीं खरीद रहे, उस सामान को बनाने वाले लोग बेरोजगार हो जाएंगे। समझ रहे हो बात को, ये सबसे खराब है। फिर वो खर्च नहीं करेंगे और एक का खर्चा दूसरे की इनकम होती है। अगर मैं बेरोजगार हो जाऊँ तो तुम्हारे लिए अच्छी न्यूज़ थोड़ी है, खराब न्यूज़ है। अगर मैं बेरोजगार हो जाऊँगा तो मैं कमाऊँगा नहीं मैं कमाऊँगा नहीं तो मेरे दूध वाले, घर का किराया, बच्चों की स्कूल की फीस, राशन पानी, सब मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा। जब मैं अफोर्ड नहीं करूंगा तो फिर उनको इनकम कहाँ से मिलेगी? मेरी बात, मैं दूध वाले को मना कर दूंगा भाई दूध मत देना कल से, तो वो बेरोजगार हो गया बेचारा मेरी वजह से। तो डिफ्लेशन में लोग बेरोजगार हो जाते हैं और असर पूरी इकोनॉमी में पड़ता है। डिफ्लेशन मतलब डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा, प्राइस कम। इन्फ्लेशन मतलब डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम, तो प्राइस ज़्यादा। दोनों ही अच्छी चीज़ नहीं है, बट ये बहुत गंदी चीज़ है। तो इन दोनों सिचुएशन को, तो इन्फ्लेशन में क्या है, लोग, पैसा है लोगों के पास, लोग ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, तो आरबीआई यहाँ से पैसे खींच लेता है इकोनॉमी से। डिफ्लेशन में इंजेक्ट डाल देता है, यहाँ पैसे नहीं है लोगों के पास, है ना, तो आरबीआई करेगा पैसे डालेगा इसके अंदर, पैसे देगा। जैसे आरबीआई ने लॉकडाउन टाइम पे सरकार को पैसे दिए थे, डोनेट किया था। तो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों अच्छी चीज़ नहीं है। इसे कंट्रोल करने की जिम्मेदारी किसकी है क्लास? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। The most important function of central bank is to control the supply of money in economy. It implies increase or decrease in supply of money, regulating creating of credit by commercial bank. तो ये रेगुलेट, देखो क्रेडिट को क्रिएट कौन करता है? कमर्शियल बैंक। कंट्रोल कौन करता है, रेगुलेट कौन करता है? आरबीआई। द सेंट्रल बैंक नीड टू कंट्रोल द मनी सप्लाई विद सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल कौन करता है? आरबीआई। ड्यूरिंग इन्फ्लेशन सप्लाई ऑफ मनी इज रेस्ट्रिक्टेड। अगर इन्फ्लेशन है तो भैया आरबीआई नोट नहीं छापता, सप्लाई ऑफ मनी को रोक देता है कि भाई लोगों के हाथ में और पैसा ना जाए, लोग और डिमांड करेंगे और डिमांड करेंगे, तो प्राइस क्या होगा? बढ़ेगा। डिफ्लेशन में क्या करता है? मनी सप्लाई को लिबरलाइज कर दिया जाता है, आराम से सरकार उधार देती है, इजीली आपके पास तक पैसा पहुंचाएगी। लॉकडाउन में क्या हुआ? सरकार ने अनाउंस किया कि हम लोन देंगे। फ्री में सरकार नहीं बांट सकती पैसा, सरकार क्या करेगी? लोन। अगर फ्री में पैसा मिल गया तो फिर और दिक्कत है। आपको लगता है कि फ्री में पैसा मिल जाए, नहीं, और सबको फ्री में पैसा मिल जाएगा तो काम कोई नहीं करेगा। फिर आलू प्याज सब्जी कहाँ से मिलेंगी चीज़ें? अगर सब करोड़पति हो जाएंगे, सब अमीर हो जाएंगे, सोचो कि आप ही घर पे मान लो कोई बिजली का शॉर्ट हो गया, सब अमीर है, सब करोड़पति हैं, कौन आएगा आप घर पे बिजली ठीक करने के लिए? कौन आपको राशन बेचेगा? कौन सब्जी बेचेगा? सब अमीर है। समझ रहे हो? तो ऐसे इकोनॉमी चलती नहीं फ्री में। इकोनॉमी को क्या, कुछ ना कुछ बदले में होना चाहिए, कंसिडरेशन। समझ रहे हो? तो डिफ्लेशन में लोगों के पास पैसे नहीं है, तो सरकार किसी तरीके से लोन वोन देके आपके पास तक पैसे इजीली पहुंचा देती है, ताकि आप डिमांड करो। आप डिमांड करोगे तो कंपनी वाले बनाएंगे, कंपनी वाले बनाएंगे तो कंपनी वाले कुछ ना कुछ लोगों को रोजगार देंगे ताकि वो लोग बना सकें। उनको रोजगार मिलेगा, वो खर्च करेंगे, उनका खर्चा किसी और की इनकम, फिर वो खर्च करेगा किसी और के ऊपर, उसकी इनकम। तो ये इकोनॉमी में चलता रहता है पूरा का रोटेट, जो मैक्रो में हमने पढ़ा भी था। तो कुल मिला के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक फंक्शन है, दिस इज कॉल्ड क्रेडिट कंट्रोल। तो अगर इकोनॉमी में पैसा ज़्यादा है तो आरबीआई पैसा इकोनॉमी से ले लेती है, और अगर इकोनॉमी में पैसे कम है तो आरबीआई इकोनॉमी में पैसा इंजेक्ट कर देती है। अब ये कैसे करती है ये मैं क्लास डिटेल में आपको बाद में पढ़ाऊंगा। दिस इज कॉल्ड क्रेडिट कंट्रोल बाय द सेंट्रल बैंक, ये इसका फंक्शन है। पॉइंट नंबर 7। बस चैप्टर एंड हो गया। अब ये कैसे कंट्रोल करती है ये हम पढ़ेंगे अगली क्लास के अंदर, इसके सारे इंस्ट्रूमेंट्स को, और बहुत मज़ा आएगा तुम्हें। तुम समझ जाओगे कि आरबीआई कैसे जनता को पैसे दे देती है डिफ्लेशन में, और इन्फ्लेशन में कैसे ले लेती है इनडायरेक्टली। ओके, तो यहाँ तक पढ़ के आना, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।